स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स। हमारे पास एक बहुत अच्छी तालिका भी है जो इसे समझने में मदद करेगी। तो आज कोशिश रहेगी कि एबीओ और आरएच सिस्टम्स की जो बेसिक बातें हैं वो सब समझ आ जाएं। क्यों इतने महत्वपूर्ण है ये? बिल्कुल। और ये समझना देखिए बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है। मतलब सही ब्लड ग्रुप की जानकारी होना, ये सच में जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। ये जो तालिका है, ये एक तरह से गाइड है हमारा, ये समझने के लिए कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब आरबीसीज, उन पर जो ये निशान होते हैं छोटे छोटे, वो कैसे हमारे इम्यून सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस गाइड को समझना। तालिका में सबसे पहले एबीओ क्लासिफिकेशन है। इसमें 4 मुख्य प्रकार दिख रहे हैं, ए, बी, एबी और ओ। तो खून को इन 4 ग्रुप्स में बांटा कैसे जाता है? क्या आधार है इसका? इसका आधार है हमारी लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसीज की सतह पर मौजूद कुछ खास मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। आप इन्हें ऐसे समझ लीजिए जैसे कोशिका का कोई पहचान पत्र हो। तालिका में देखिए साफ है, ए ब्लड ग्रुप वालों की आरबीसीज पर ए एंटीजन होता है, बी ग्रुप वालों पर बी एंटीजन, अच्छा, और एबी ग्रुप वालों पर, उन पर ए और बी दोनों ही एंटीजन होते हैं। दोनों, ओके। जी। और जो ओ ग्रुप है वो सबसे अलग है। उनकी आरबीसीज पर ना तो ए एंटीजन होता है, ना ही बी एंटीजन। बस यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का मतलब मूल आधार है। अच्छा, तो ये तो हो गए एंटीजन जो हमारी अपनी कोशिकाओं पर है। लेकिन तालिका में एक और चीज है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज, यहाँ मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं फिर? हाँ, ये कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोटीन हैं जो हमारे खून के लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा में घूमते रहते हैं। इनका काम है बाहरी या नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचानना और उन पर अटैक करना, बॉडी को डिफेंड करना। एबीओ सिस्टम में एक बहुत ही नेचुरल सी विपरीत व्यवस्था है। जिस व्यक्ति की आरबीसी पर जो एंटीजन होता है, उसके प्लाज्मा में आमतौर पर दूसरे वाले एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी मिलती है। मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरी आरबीसी पर ए एंटीजन हुआ, तो प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी क्योंकि बी एंटीजन मेरे लिए बाहरी हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में नेचुरली एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। ये आईजीएम टाइप की होती हैं ज़्यादातर। और ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप वाले के प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज आईजीएम होती हैं। ये बचपन में ही बन जाती हैं। तो फिर ए बी ब्लड ग्रुप वाले, उनकी आरबीसी पर तो ए और बी दोनों एंटीजन है। अगर उनके प्लाज्मा में एंटी ए या एंटी बी होती, तब तो वो अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देती। बिल्कुल सही लॉजिक है आपका। और इसीलिए कुदरत का इंतजाम देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप वालों के प्लाज्मा में न तो एंटी ए होती है न एंटी बी। अगर होती तो जैसे आपने कहा, शरीर अपनी ही आरबीसीज को खत्म करने लगता। उनका इम्यून सिस्टम ए और बी दोनों को अपना मानता है। अच्छा, और ओ ब्लड ग्रुप, उनकी आरबीसीज पर तो कोई ए या बी एंटीजन है ही नहीं, तो उनके प्लाज्मा में क्या? क्योंकि ओ ग्रुप वालों की आरबीसीज पर ए और बी एंटीजन नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम इन दोनों को ही बाहरी या फॉरेन मानता है। तो उनके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों ही एंटीबॉडीज होती हैं, मुख्यतः आईजीएम। और इसी वजह से वो ए या बी एंटीजन वाले किसी भी ब्लड के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी की पूरी कहानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तो फिर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई। तालिका में क्लिनिकल रेलेवेंस का सेक्शन भी है। कौन किससे खून ले सकता है, जरा इसे समझाइए। जी हाँ, यहीं पर ये कंपैटिबिलिटी मतलब संगतता या असंगतता का असली खेल समझ आता है। अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो रिसीवर की एंटीबॉडीज डोनर की आरबीसीज पर अटैक कर देंगी। इससे बहुत सीरियस जानलेवा रिएक्शन हो सकता है। हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं उसे। अब देखिए तालिका का कंपैटिबल आरबीसी टाइप्स टू रिसीव वाला कॉलम। ए ग्रुप वाला व्यक्ति वो सिर्फ ए या ओ ग्रुप से आरबीसी ले सकता है। ओ से क्यों? ओ से इसलिए क्योंकि ओ की आरबीसी पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं है जिस पर रिसीवर की एंटी बी एंटीबॉडी हमला कर सके, और ए तो उसका अपना ग्रुप है ही। ठीक है। बी ग्रुप वाला व्यक्ति बी या ओ से ले सकता है। ए बी ग्रुप वाला, हमने बात की थी, उसके प्लाज्मा में एंटी ए या एंटी बी नहीं होती। हाँ, तो वो ए बी और ओ किसी भी ग्रुप की आरबीसीज ले सकता है।
इसीलिए ए बी ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सही। और ओ ग्रुप वाला, उसके प्लाज्मा में तो एंटी और एंटी बी दोनों हैं। हाँ, दोनों हैं। तो वो बेचारा सिर्फ ओ ग्रुप से ही आरबीसी ले सकता है ताकि कोई एंटीजन रिएक्शन न हो। समझ गए। ये तो हुई लेने की बात। अब देने का क्या हिसाब है? कंपैटिबल आरबीसी टाइप्स टू डोनेट टू, क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, ओ ग्रुप फिर से हीरो बन जाता है, क्योंकि ओ ग्रुप के आरबीसीज पर ए या बी एंटीजन है ही नहीं, तो उन्हें किसी भी ग्रुप वाले को चढ़ा दो। ए बी या ओ। रिसीवर के एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडीज को अटैक करने के लिए कोई टारगेट ही नहीं मिलेगा। अच्छा। इसीलिए ओ ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। खासकर इमरजेंसी में जब ग्रुप चेक करने का टाइम न हो, ओ ग्रुप का खून लाइफ सेविंग होता है। और बाकी ग्रुप्स, जैसे ए वाला किसको दे सकता है? तालिका देखें तो ए ग्रुप वाला व्यक्ति ए और ए बी ग्रुप वालों को डोनेट कर सकता है, बी ग्रुप वाला बी और ए बी को, और ए बी ग्रुप वाला, उसके आरबीसी पर तो दोनों एंटीजन है, ए और बी। हाँ, तो वो सिर्फ ए बी ग्रुप वाले को ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके एंटीजन ए और बी ग्रुप वालों में रिएक्शन पैदा कर देंगे। ओके। तो ये एबीओ सिस्टम तो काफी हद तक क्लियर हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तालिका में आरएच क्लासिफिकेशन का भी जिक्र है। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, ये क्या चीज है और एबीओ से कैसे जुड़ा है? एबीओ के अलावा आरएच फैक्टर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम है। बिल्कुल। इसका आधार भी आरबीसी की सतह पर मौजूद एक और एंटीजन है, आरएच डी एंटीजन। ये रीसिस बंदरों में खोजा गया था पहले, तो नाम पड़ गया आरएच फैक्टर। अच्छा, रीसिस से आरएच। जी, जिन लोगों के आरबीसीज पर ये आरएच डी एंटीजन होता है वो होते हैं आरएच पॉजिटिव, आरएच प्लस, और जिनमें ये एंटीजन नहीं होता वो होते हैं आरएच नेगेटिव, आरएच माइनस। दुनिया में ज्यादातर लोग आरएच पॉजिटिव ही होते हैं। तो क्या आरएच सिस्टम में भी एबीओ की तरह मतलब पहले से एंटीबॉडीज होती हैं? जैसे आरएच नेगेटिव व्यक्ति में क्या नेचुरली एंटी आरएच एंटीबॉडी होगी? यहीं पर एक बड़ा फर्क है एबीओ और आरएच में। एंटी डी यानी एंटी आरएच एंटीबॉडी वो प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा में नहीं बनती। आरएच प्लस व्यक्ति में तो सवाल ही नहीं उठता बनने का, क्योंकि उसके पास तो खुद आरएच डी एंटीजन है। पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आरएच नेगेटिव व्यक्ति के प्लाज्मा में भी शुरू में एंटी डी एंटीबॉडी नहीं होती है। शुरू में नहीं होती, तो मतलब बाद में बन सकती है? कैसे? हाँ, बन सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब कोई आरएच नेगेटिव व्यक्ति आरएच पॉजिटिव ब्लड के संपर्क में आए। ऐसा दो मेन सिचुएशन में हो सकता है, या तो गलत ब्लड ग्रुप आरएच प्लस का ट्रांसफ्यूजन मिल रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आरएच नेगेटिव मां के गर्भ में आरएच पॉजिटिव बच्चा हो और डिलीवरी के वक्त या किसी वजह से बच्चे का कुछ खून मां के ब्लड में मिक्स हो जाए। ओह। इस एक्सपोजर के बाद आरएच नेगेटिव व्यक्ति का इम्यून सिस्टम आरएच डी एंटीजन को बाहरी मानकर उसके खिलाफ एंटी डी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ये आईजीजी टाइप की होती हैं। इसी प्रोसेस को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो ये सेंसिटाइजेशन मतलब इम्यून सिस्टम ने आरएच डी एंटीजन को याद कर लिया एक तरह से। बिल्कुल। तो पहली बार का संपर्क शायद उतना खतरनाक ना हो, लेकिन अगर दोबारा एक्सपोजर हुआ तो? बिल्कुल। एक बार सेंसिटाइजेशन हो गया, फिर अगर वो आरएच नेगेटिव व्यक्ति दोबारा आरएच पॉजिटिव ब्लड के संपर्क में आता है, तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से और ज्यादा मात्रा में एंटी डी एंटीबॉडीज बनाकर आरएच पॉजिटिव आरबीसीज पर हमला कर देगा। ट्रांसफ्यूजन में ये सीरियस रिएक्शन कर सकता है, और प्रेगनेंसी में मां की ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा पार करके बच्चे की आरएच प्लस आरबीसीज को नष्ट कर सकते हैं। सही है। इसे हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न HDFN कहते हैं। इसीलिए आरएच मैचिंग बहुत जरूरी है। समझ गई। तो आरएच को ध्यान में रखते हुए ब्लड लेने देने के नियम क्या बनते हैं फिर? देखिए, सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए एबीओ और आरएच दोनों का मिलान जरूरी है। अच्छा। आरएच पॉजिटिव व्यक्ति वो आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके शरीर में एंटी डी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है। आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आइडियली मतलब आदर्श रूप से सिर्फ आरएच नेगेटिव ब्लड ही लेना चाहिए, ताकि सेंसिटाइजेशन का खतरा ना हो। इमरजेंसी में आरएच प्लस दे सकते हैं, पर भविष्य के रिस्क को ध्यान में रखना पड़ता है, खासकर महिलाओं में। और डोनेशन के लिहाज से? आरएच प्लस व्यक्ति सिर्फ आरएच प्लस को ही डोनेट कर सकता है, और आरएच नेगेटिव व्यक्ति वो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आरबीसीज पर आरएच डी एंटीजन है ही नहीं, तो वो रिसीवर में रिएक्शन पैदा नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो व्यक्ति ओ ग्रुप का है और साथ में आरएच नेगेटिव भी है, मतलब ओ नेगेटिव, वो हुआ असली यूनिवर्सल डोनर। उसकी आरबीसी पर न ए
ना बी एंटीजन और ना ही आरएचडी एंटीजन। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ओ नेगेटिव ब्लड ही सही मायने में यूनिवर्सल डोनर है, क्या है? क्योंकि उसमें कोई भी मेजर एंटीजन ए, बी या आरएचडी नहीं है जो रिसीवर के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करें। क्या बात? इसीलिए आप देखेंगे ट्रॉमा सेंटर्स में, इमरजेंसी में ओ नेगेटिव ब्लड की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। हाँ। और अक्सर इसकी कमी भी रहती है। यस। ये किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज को बिना ग्रुप मैचिंग का इंतजार किए तुरंत दिया जा सकता है। हाँ, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? हमने देखा कि ब्लड ग्रुप्स का बेसिस है आरबीसी पर मौजूद ए, बी और आरएचडी एंटीजन, और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज एंटी ए, एंटी बी और बनने वाली एंटी डी तय करती हैं कि कौन सा खून किसके लिए सेफ है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सेफ्टी पूरी तरह इनके सही मिलान पर टिकी है। निश्चित रूप से कार्ल लैंडस्टाइनर ने जो एबीओ सिस्टम खोजा और बाद में आरएच सिस्टम की पहचान हुई, ये मेडिकल साइंस में एक क्रांति थी। इसी ज्ञान ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक बेहद खतरनाक चीज से एक जीवन बचाने वाले इलाज में बदल दिया। आज भी ब्लड बैंक्स में जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, स्क्रीनिंग, क्रॉस मैचिंग, वो सब इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है और इससे अनगिनत जानें बचती हैं। ये जो इतना सरल सा दिखने वाला क्लासिफिकेशन है, ये असल में ह्यूमन बायोलॉजी की जटिलता और उसकी सुंदरता का एक नमूना है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हमारी कोशिकाओं पर ये छोटे से निशान और प्लाज्मा के प्रोटीन इतने पावरफुल है कि सही मेल न होने पर जान ले सकते हैं और सही मेल होने पर जान दे सकते हैं। ये हमें ब्लड डोनेशन के महत्व की भी याद दिलाता है ना? क्योंकि हर ग्रुप के खून की ज़रूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है, और ओ नेगेटिव जैसे ग्रुप की उपलब्धता तो वाकई किसी के लिए वरदान साबित हो सकती है। शायद अगली बार जब हम अपना ब्लड ग्रुप सुने तो सिर्फ एक लेटर और एक साइन प्लस माइनस न देखें, बल्कि उसके पीछे की पूरी साइंस और उसकी अहमियत को समझें।